भारत का इतिहास मुगलों के जिक्र के बिना तो अधूरा ही है। सोचिए 300 साल से भी ज्यादा इस एक राजवंश ने दिल्ली के तख्त से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। लेकिन एक सवाल जो हमेशा उठता है वो ये है कि मुगल आखिर भारत आए ही क्यों थे और कैसे कैसे उन्होंने इतने लंबे वक्त तक यहाँ अपना साम्राज्य जमाए रखा। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जिसके दो चेहरे हैं। एक तरफ ताजमहल और लाल किले जैसी वो आलीशान इमारतें हैं जो आज भी सिर उठाए खड़ी हैं, और दूसरी तरफ वो खौफनाक और निर्णायक लड़ाइयां हैं जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और मजे की बात यह है कि इस विशाल साम्राज्य की कहानी किसी महान विजेता से नहीं बल्कि एक ऐसे नौजवान हारे हुए राजकुमार से शुरू होती है जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया था। तो सबसे पहला सवाल यही है कि वो भारत आए क्यों? क्या वजह थी इस हमले के पीछे? मिलिए ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। अब नाम जितना बड़ा है खानदान उससे भी बड़ा। तैमूर और चंगेज खान जैसे लड़ाकों का खून था इनकी रगों में। लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में इन्हें अपनी ही सल्तनत फरगाना से हाथ धोना पड़ा। कई साल भटकाव के बाद 1504 में जब काबुल हाथ आया तब जाकर बाबर की नजरें हिंदुस्तान पर टिकी। उस दौर में भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे, और बाबर को ये बात अच्छी तरह पता थी कि अगर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है तो उसे इसी दौलत की जरूरत पड़ेगी। और बस यहीं से उस जंग की कहानी शुरू होती है जिसने हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव डाल दी। पानीपत की पहली लड़ाई। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ बाबर सिर्फ 12,000 सैनिक, लेकिन उनके पास था उस दौर का ब्रह्मास्त्र, बारूद और तोपें, और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख से भी ज्यादा की फौज जो भरोसे बैठी थी अपने विशाल हाथियों के। तो ये सिर्फ सैनिकों की गिनती की लड़ाई नहीं थी, ये थी तकनीक और रणनीति की लड़ाई। तो सवाल ये है कि बाबर ने ये नामुमकिन सा काम किया कैसे? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। स्टेप 1, खाइयां खोद दी ताकि लोदी की भारी भरकम सेना फैल ना पाए। स्टेप 2, बैलगाड़ियों को जंजीरों से बांधकर एक दीवार सी बना दी जिसके पीछे तीरंदाज महफूज थे। स्टेप 3, और ये था गेम चेंजर, तोपों का इस्तेमाल। तोपों के धमाकों से लोदी के हाथी ऐसे बिदके कि उन्होंने अपनी सेना को रौंदना शुरू कर दिया। और बस आखिरी स्टेप, इस भगदड़ मची घबराई हुई सेना को दोनों तरफ से घेर कर खत्म कर दिया। इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। इब्राहिम लोदी मारा गया और 46 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे इस नई नवेली सल्तनत को इसके सबसे मशहूर बादशाह अकबर ने एक महान साम्राज्य में बदला। लेकिन बाबर के बाद कहानी सीधी नहीं चली। उनके बेटे हुमायूं के दौर में तो साम्राज्य लगभग हाथ से निकल ही गया था। शेरशाह सूरी ने उन्हें ऐसी मात दी कि करीब 15 साल तक हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर दर बदर भटकना पड़ा। हुमायूं वापस तो आए लेकिन ज्यादा दिन राज नहीं कर पाए। उनकी मौत के बाद उनके बेटे अकबर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतकर राजगद्दी संभाली। सोचिए, महज 13 साल का बादशाह। अकबर का दौर वाकई मुगल साम्राज्य का सुनहरा दौर था। उन्होंने सल्तनत को 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला दिया। गैर मुसलमानों पर जो जजिया टैक्स लगता था उसे खत्म करके एक बड़ी मिसाल पेश की। चित्तौड़ जैसे जो किले अजय माने जाते थे उन्हें अपनी घेराबंदी की कला से जीता। और तो और फतेहपुर सीकरी जैसा एक पूरा का पूरा नया शहर ही बसा दिया। अब चलते हैं मुगल सत्ता के उस शिखर पर, उस गोल्डन एज में जो अपनी बेमिसाल इमारतों और बेहिसाब दौलत के लिए आज भी याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं शाहजहां के दौर की। इसे मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहना बिल्कुल सही है। दुनिया का अजूबा ताजमहल, दिल्ली की शान लाल किला, मोती मस्जिद और वो मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, ये सब उसी दौर की निशानियां हैं। और ये सिर्फ इमारतों की ही बात नहीं थी, उस वक्त की इकोनॉमी देखिए। शाहजहां के दौर में पूरी दुनिया के टोटल प्रोडक्शन का 1/4, जी हाँ 1/4 हिस्सा अकेले हिंदुस्तान में बनता था। मुगल साम्राज्य उस वक्त एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। मगर कहते हैं ना, हर बुलंदी के बाद ढलान आती है।
और यहीं से साम्राज्य की कहानी में वो मोड़ आता है जहां से पतन की लंबी दास्तान शुरू होती है। एक ऐसा शासक जो आज तक विवादों में घिरा है। औरंगजेब का तख्त पर आना ही बेहद क्रूरता के साथ हुआ। सोचिए, उसने अपने बूढ़े बाप शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और अपने ही भाई का सिर कलम करवाकर उसे तोहफे के तौर पर अपने बाप के पास भिजवाया। ये उस दौर की शानो शौकत से बिल्कुल उलट एक स्याह हकीकत थी। औरंगजेब ने अपने परदादा अकबर की कई पॉलिसियों को पलट दिया। उसने जजिया टैक्स वापस लगा दिया, कई मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया और इन्हीं वजह से मराठों, राजपूतों और कई दूसरी ताकतों ने जोरदार विद्रोह शुरू कर दिया। इन विद्रोहों ने साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद तो जैसे साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। पतन की रफ्तार बहुत तेज थी। एक के बाद एक कमजोर बादशाह आए, कोई 1 साल टिका तो कोई 5 साल। दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। देखते हैं इन आखिरी मुगलों और उनकी विरासत का क्या हुआ। मुगल साम्राज्य का जो औपचारिक अंत हुआ वो हुआ 1857 में, जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से निकालकर रंगून भेज दिया। और इसी के साथ भारत में 300 साल से भी ज्यादा लंबे मुगल शासन का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो ये 300 साल जिनमें बेमिसाल कला थी, भयानक युद्ध थे और समाज पूरी तरह बदल गया, इन सब के बाद आज के हिंदुस्तान में मुगलों की असली विरासत क्या है, ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।